हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी इकोनॉमिक्स की जो है लास्ट क्लास है। जैसा कि हमने पहले 5 क्लासेस कर ली हैं, आज ये छठी क्लास है और लास्ट क्लास है। और लगभग हमने चीज़ों को इकोनॉमिक्स में कवर कर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हो सकता है यहाँ से भी आ सकते हैं। बाकी आप अपना प्रैक्टिस सेट भी देते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहिए। अब तो प्रैक्टिस सेट से अच्छा है कि प्रीवियस ईयर लगाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हमारी ये क्लास है, आज हम ये क्लास को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा इसके बाद हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस चीज़ें हमारी खत्म हो जाएंगी और हम एक साथ इसको मर्ज करके आपके मैराथन डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, मैंने आज इंडेक्स का बोला था, इंडेक्स नहीं, केंद्र की योजनाओं का बोला था, लेकिन सोचा कि पहले इकोनॉमिक्स खत्म कर देते हैं, उसके बाद ही उस पर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास। तो इकोनॉमिक्स की ये 6 नंबर की क्लास है और आगे के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हमने पिछले टॉपिक को बहुत अच्छे से जान लिया है, डिटेल में भी जाना है, कोई ऐसा नहीं कि शॉर्ट में ही जाना है, अच्छे से जाना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ जानी है। आज हम देख रहे हैं गरीबी। देखिए आपको थोड़ा सा चाहे कटा हुआ दिख रहा हो तो गरीबी, तो गरीबी हम पढ़ेंगे। गरीबी क्या होती है? तो क्या लिखा हुआ है कि माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग जब किया जाता है, तो ध्यान से एक बार और सुन लेंगे क्या होती है गरीबी। कि गरीबी का माप करने के लिए, तो यानी कि यहाँ पे ये क्या है, गरीबी का माप करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। गरीबी का माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर पूछा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि गरीबी की माप करने के लिए कौन से प्रतिमानों का प्रयोग होता है। तो सापेक्ष और निरपेक्ष की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो सापेक्ष गरीबी की हम बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा सापेक्ष गरीबी क्या होती है। तो सापेक्ष गरीबी जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय असमानताओं का बोध कराती है। सापेक्ष गरीबी किसका बोध कराती है? तो सापेक्ष गरीबी जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चीजें होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय असमानताओं का बोध कराती है, ठीक है। तो सापेक्ष गरीबी क्या कराती है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता या क्षेत्रीय असमानता का बोध कराती है। तो आप ऐसे ही इसको याद रखें। फिर देखते हैं निरपेक्ष गरीबी। ये गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी जो है मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो मानव की आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं? वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। चलिए हमें एक बार बता भी देते हैं कि मानव की जो है मूलभूत आवश्यकताएं की रोटी कपड़ा मकान जानते हैं, स्वास्थ्य सुविधा, ये सारी चीज़ें, अगर इनमें इनकी पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं में असमर्थता हो तो ये कौन सी गरीबी होती है? निरपेक्ष गरीबी होती है। तो इन चीज़ों को हम जान गए हैं, ठीक है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा है? निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? तो निरपेक्ष गरीबी वो होती है जब मानव की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुविधा, ये सारी चीज़ें हैं, की पूर्ति हेतु, ठीक है, की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुएं एवं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता होती है, तो वो निरपेक्ष गरीबी कहलाती है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं गरीबी रेखा क्या होती है। एक गरीबी रेखा क्या होती है? मूल मानवीय आवश्यकता, ठीक है, को पूरा करने में अगर असमर्थता होती है तो गरीबी रेखा एक निर्धारित कर दी जाती है। तो आपने देखा होगा गरीबी रेखा से नीचे कुछ लोग जो आते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर लोग आते हैं, तो ये गरीबी रेखा इसलिए बनाई गई है, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये क्या कहा गया है कि मूल मानवीय आवश्यकताओं को अगर जुटा पाने में असमर्थता है, उसके लिए क्या है, गरीबी रेखा आपकी बनाई गई, उसी से जुड़ी हुई है, ठीक है। गरीबी रेखा की अवधारणा इसी से संबंधित है कि मूल मानवीय आवश्यकताओं को अगर जुटा पाने में असमर्थता है, उसके लिए एक रेखा बनाई गई है आपकी। चलिए अब हम बात करेंगे तेंदुलकर समिति। सीधा सीधा ये क्वेश्चन बनता है आपका कि किससे संबंधित है? तो ये जो है गरीबी से संबंधित है। और रंगराजन समिति भी आपका भुगतान से संबंधित है। तो देखिए जब तेंदुलकर समिति आई 2009 में, ओके, जब तेंदुलकर समिति 2009 में आए तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र का है और वो हर महीने 1000 रुपये खर्च कर ले रहा है तो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है वो 816 रुपये हर महीने में खर्च करता है तो वो भी जो है गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। तो हमने क्या देखा है, ध्यान से सुनिएगा। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा था कि शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह, 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की हम बात बता रहे हैं, प्रतिमाह, और ग्रामीण परिवारों के लिए 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अगर वो रुपए निर्धारित किया गया है कि अगर वो इतना कमा ले रहे हैं तो गरीब नहीं है, ठीक है। और ये कब आई है? 2009 में आई है, तो ये भी आप याद रखिए। फिर बात करते हैं रंगराजन समिति की। ये आई है 2014 में। तो इसमें क्या इन्होंने कहा कि अगर शहरी क्षेत्र का व्यक्ति है वो 1407 रुपये हर महीने कमा ले रहा है तो गरीब नहीं है, व्यक्ति की बात हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है अगर 972 रुपये कमा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो ये कुछ आंकड़े इन्होंने रखे थे। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बेरोजगारी की। आपका फेवरेट टॉपिक है बेरोजगारी,
ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं जो अभी चीज़ें चल रही हैं। तो बेरोजगारी क्या होता है कि बेरोजगारी क्या मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम में ना लगा हो, कोई उत्पादन में ना लगा हो, तो वही बेरोजगारी कहलाती है। तो हमने बेरोजगारी के प्रकारों को लिखा है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ऐच्छिक बेरोजगारी। तो ऐच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है कि रोजगार भी है, सब कुछ है, और व्यक्ति को जो है रोजगार करने की इच्छा नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोई भी उत्पादन कार्य नहीं करना चाहता है, यानी कि कोई भी काम नहीं करना चाहता है, कोई भी रोजगार नहीं करना चाहता है, या रोजगार प्राप्त करने की उसकी कोई इच्छा ही ना हो, तो उसे हम कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, यानी कि रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ही ना हो, तो उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। यानी कि उसे कोई काम करने की इच्छा नहीं है, तो वही रोजगार भी है, सब कुछ है, लेकिन काम करने की इच्छा नहीं है, तो उसे हम कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, वो काम ही नहीं करना चाहता है। फिर बात करेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है कि जो व्यक्ति है जो चालू मूल्य है, चालू दर मजदूरी की चलती है, उस पर व्यक्ति काम करना चाह रहा है कि हम उसी दर पर काम करेंगे, लेकिन उसे मजदूरी दर पर जो है काम ना मिलना, उसी मजदूरी दर पर काम ना मिलना, तो ये आपकी अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। यानी कि जो मूल्य आपका चल रहा है मजदूरी का, उस मूल्य पर व्यक्ति कार्य करना चाह रहा है, काम करने को तैयार है, लेकिन उसे उसी मजदूरी दर पर अगर काम नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी होती है कौन सी, अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट हम एक बार और देख लेते हैं, सीधा स्टेटमेंट इसको देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में प्रचलित, ध्यान से सुनेगा, जब अर्थव्यवस्था में प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है, परंतु उसे उसी मजदूरी दर पर काम ना मिले, तो ये क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। हम इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं, आपका अनैच्छिक बेरोजगारी जो है आपकी, ये हम कहते हैं इसको खुली बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी को हम खुली बेरोजगारी भी कहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, खुली बेरोजगारी। चलिए फिर आगे हम देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ये सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, क्वेश्चन बनता है आपका। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो याद रखिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि यह एक दीर्घकालीन बेरोजगारी है। क्या ये दीर्घकालीन बेरोजगारी है। तो जब कोई औद्योगिक क्षेत्र की संरचना में परिवर्तन होता है, तब क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाती है। ठीक है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे ज़्यादा यही बेरोजगारी है। ये एक दीर्घकालीन समस्या है। ठीक है, दीर्घकालीन है। क्या होता है, किस कारण ये उत्पन्न होती है कि जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी के कारण ये बेरोजगारी आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी जो है उत्पन्न हो जाती है। ओके, फिर बात करेंगे अल्प रोजगार। तो अल्प रोजगार का मतलब है कि व्यक्ति के पास क्षमता है, ठीक है, वो अपने क्षमता के अनुसार काम करना चाहता है और उसे क्या है, पूरा काम नहीं मिलता है, तो ये क्या होता है, अल्प रोजगार होता है। यानी व्यक्ति काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिलता है, उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका अल्प रोजगार होता है। क्षमता के अनुसार या पूरा काम नहीं मिलने से इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। फिर बात करते हैं सबसे जरूरी, आपकी बहुत बार पूछी जाती है, छिपी बेरोजगारी। इसे हम अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं और प्रछन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है। कहने का मतलब क्या है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है। देखिए, प्रछन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। देखिए, जब कोई कार्य है, ठीक है, कोई कार्य हो रहा है और जिसमें केवल 2 ही व्यक्ति की आवश्यकता है, और 2 ही व्यक्ति, जैसे 1 घंटे में कोई कार्य होना है, वो 1 घंटे में होगा और उसमें 10 व्यक्ति और लगे हुए हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि काम उतना ही होगा कितने भी व्यक्ति उसमें लग जाएं, यानी कि उनका कोई काम किया हुआ दिखेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि खेत में कोई काम चल रहा है, खेत में 5 लोगों की आवश्यकता है, वो काम कर रहे हैं और उसमें 15 लोग और लगे हुए हैं और काम उतना ही हो रहा है, तो यही होती है छिपी बेरोजगारी। यानी कि इसका उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी कि मजदूर रहेंगे लेकिन काम में कोई अंतर नहीं आएगा, जो 2 मजदूर का कार्य है वही वो करेंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसका क्या होता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है। चलिए हम एक बार इसको सीधे सीधे समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, यानी दिखता तो है कि काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, ये तो दिखता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन कार्य में उनकी आवश्यकता नहीं होती है। सीधा सीधा कह सकते हैं कि लोग दिखते तो हैं बाहर से कि कार्य में लगे हैं, लेकिन उस कार्य में उनकी आवश्यकता कोई नहीं होती है, तो यही हमारी क्या हो जाती है। और इन श्रमिकों का उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए लिखा गया है। ठीक है, शून्य होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये अदृश्य बेरोजगारी है, प्रछन्न बेरोजगारी है। फिर बात करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने पर, यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियों में जब परिवर्तन हो जाता है, बाजार की दशाओं में या मांग एवं पूर्ति की बात करेंगे, इनकी दशाओं में जब परिवर्तन हो जाता है, तो ये कौन सी बेरोजगारी हो जाती है, आपकी घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो ये चीजें बेरोजगारी से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम एक बार और समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर चीजें हमने गरीबी के बारे में देख ली थी। बेरोजगारी की बात करेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी उत्पादन कार्य में न लगा हो या किसी काम में न लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेरोजगारी। प्रकार हम देखेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार, छिपी बेरोजगारी
और घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो लगभग इतनी महत्वपूर्ण है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी यानी कि रोजगार है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति को रोजगार करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई उत्पादन कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो वो हो जाती है ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी कुछ भी हो जाए हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। और बात करेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी की, तो अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है, ये वो बेरोजगारी होती है जिसमें प्रचलित जो दर होती है मजदूरी की अर्थव्यवस्था में, दर जो प्रचलित होती है, उस दर पर व्यक्ति कार्य करने को तो तैयार है, लेकिन उसे उसी मजदूरी दर पर जो है काम नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। और इसे हम खुली बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या हम कहते हैं, खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। फिर आगे आती है संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। और ये क्या होती है, एक दीर्घकालीन होती है। और इसमें क्या होता है, किस कारण ये उत्पन्न होती है कि जब औद्योगिक क्षेत्र की संरचना में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसी कारण कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अल्प रोजगार यानी कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहता है या पूरा कार्य करना चाहता है, उससे काम नहीं मिलता है, तो ये होता है अल्प रोजगार। फिर बात करेंगे छिपी बेरोजगारी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों संरचनात्मक और छिपी। और छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका क्या होता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है, यानी कि हमें तो ये दिखाई देता है कि उसमें बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं लेकिन काम उतना नहीं होता है, काम कुछ ही होता है, तो यही चीजें हैं, उत्पादन यानी कि शून्य होता है, तो यही चीजें होती हैं आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। फिर बात करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये क्या होती है, तो इसमें यह होता है कि जब बाजार की दशाओं में यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसी कारण ये क्या होती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी आपकी उत्पन्न होती है। तो आई होप ये चीजें आपको गरीबी और बेरोजगारी समझ में आ गई होगी, यही से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा अंदर से नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं विश्व के प्रमुख शेयर बाजार, देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। BSE यानी कि बॉम्बे यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, क्या कह सकते हैं, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई बोलते हैं, मुंबई नहीं बोलते हैं, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में हुई थी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, इंपॉर्टेंट इस पे लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का है, याद रखेंगे हम, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 2005 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है कौन सा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हमने लिखा नहीं है इसलिए। फिर बात करेंगे NSE, NSE का मतलब क्या होगा, राष्ट्रीय, ओके, क्या हो जाएगा इसका, NSE यानी कि राष्ट्रीय शेयर बाजार। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी, फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी इसकी स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। बस इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। NSE के बारे में हम बात कर रहे हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि राष्ट्रीय शेयर बाजार, ठीक है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। अगर हम बात करें तो जो IDBI बैंक है ये इसका मुख्य प्रवर्तक है, IDBI बैंक इसका क्या है, मुख्य प्रवर्तक है। अगर प्रवर्तक की बात करें, पूछा जाए कि NSE का प्रवर्तक कौन है, तो IDBI मुख्य प्रवर्तक है इसका, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत में स्टॉक एक्सचेंज की, हम बात करते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ है। तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, अभी तक 23 हैं। इन्हें सेबी के द्वारा मान्यता मिली है, सेबी हमने पीछे पढ़ लिया है, 1992 में स्थापना हुई थी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली थी। तो भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है कितने हैं, कुल 23 हैं, ये संख्या याद रखिएगा, ठीक है। और इसे सेबी के द्वारा मान्यता मिल गई है। फिर हम बात करेंगे कि हमने लिखा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें हम 49% विदेशी निवेश की अनुमति है, ठीक है। विदेशी निवेश कितने परसेंट की अनुमति है, विदेशी निवेश की 49% ही अनुमति है। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज में 49% विदेशी निवेश की अनुमति है, स्टॉक एक्सचेंज में 49% जो है विदेशी निवेश की अनुमति है। तो ये आंकड़े याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, हमने इस चीज़ों को अच्छे से जान लिया। और जो 23 स्टॉक एक्सचेंज है ये 5 राष्ट्रीय हैं और 18 प्रादेशिक हैं, तो इनको भी याद करिएगा। 23 में से जो है 5 कितने हैं, राष्ट्रीय हैं, और 18 क्या हैं, प्रादेशिक हैं। तो ये नेशनल है और ये स्टेट लेवल के हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 23 में 5 और 18 में बांटिएगा, 5 क्या है, राष्ट्रीय हैं, और 8 क्या है, प्रादेशिक हैं। आपने नाम सुना होगा, ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए एक बार और देख लेते हैं। भारत के प्रमुख शेयर बाजार, जो पूछे जाने की संभावना है वही बता रहे हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 2005 में, विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। और NSE स्थापना 1992, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय शेयर मार्केट बाजार। और इसका प्रवर्तक कौन है, IDBI बैंक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई है। किसकी समिति पर इसकी स्थापना की गई, फेरवानी समिति की। और भारत में स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, 23 हैं, 5 कितने हैं, राष्ट्रीय हैं, 18 प्रादेशिक हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में 49% जो है विदेशी निवेश की अनुमति है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करें, आपने सुना होगा मंदड़िया और तेजड़िया, यानी कि बियर और बुल, ये नाम सुने होंगे, अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा सुने होंगे आपने। तो क्या होता है, मंदड़िया में क्या होता है
तो मंदड़िया से संबंधित मंदड़िया वह व्यक्ति होता है जो आने वाले समय में मूल्य की गिरावट को सोचकर, ठीक है, अपने शेयर पहले ही बेच देता है। एक सेकेंड, ओके, हाँ, तो हमने क्या देखा, जो मंदड़िया कौन सा व्यक्ति होता है, मंदड़िया वो व्यक्ति होता है कि वो आने वाले समय में मूल्य की गिरावट, अगर उसके पास कोई भी स्टॉक है, कोई भी शेयर है, तो वो सोचता है कि आने वाले समय में कहीं मूल्य में गिरावट ना आ जाए, तो इसलिए वो पहले ही उन चीज़ों को बेचकर, उन शेयर को बेचकर लाभ कमा लेता है। ठीक है, ये सोचकर अपने शेयर को बेचकर लाभ कमा लेता है। तो हम क्या देखेंगे, मंदड़िया में क्या होता है कि जो मंदड़िया व्यक्ति होता है वो आने वाले समय की सोचकर, आने वाले समय की सोचता है कि कहीं मूल्य में गिरावट ना आ जाए, हम घाटे में ना चले जाएं, इसके लिए क्या होता है, वो सोचकर अपने शेयर को बेचकर पहले ही लाभ कमा लेता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे उसके सक्रिय होने पर सूचकांक गिर जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मंदड़िया की स्थिति में क्या होता है, सक्रिय होने पर क्या होता है, सूचकांक गिर जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो मंदड़िया में हमने देखा कि व्यक्ति जो है आने वाले समय की सोच लेता है कि कहीं मूल्य अगर गिर गया तो हम घाटे में चले जाएंगे, तो इसलिए पहले ही अपने शेयर्स को बेच देता है और लाभ कमा लेता है। और ये होने, इसका जो मंदड़िया जो है सक्रिय होने पर सूचकांक क्या है, गिर जाता है। तो इतनी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा है। ठीक है, सूचकांक गिर जाता है। फिर बात करते हैं हम तेजड़िया की, यानी कि बुल बोलते हैं। तेजड़िया क्या होता है, तेजड़िया वह व्यक्ति होता है जो भविष्य में शेयर मूल्य की वृद्धि सोचकर, ये सोचता है कि भविष्य में शेयर मूल्यों की वृद्धि होगी, तो ये सोचकर वर्तमान में जो सस्ते शेयर हैं उन्हें, जो शेयर हैं उन्हें सस्ते मूल्य पर खरीद लेता है। देखिए दोनों में कितना अंतर है। जो तेजड़िया है ये क्या करता है, आने भविष्य में सोचता है कि शेयर्स हमारे और महंगे होंगे, तो उस समय जो है शेयर जो है सस्ते मूल्य पर खरीद लेता है, उसके बाद में वो बेचता है जब कीमतों में वृद्धि आ जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं तेजड़िया में। और ये क्या होता है, तेजड़िया के सक्रिय होने पर क्या होता है, शेयर बाजार तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसके सक्रिय होने पर क्या होता है, शेयर बाजार तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। तो हमने मंदड़िया और तेजड़िया यानी कि बियर और बुल की अवधारणा जानी। ध्यान से एक बार और देख लिए। मंदड़िया में क्या होता है, व्यक्ति जो है आने वाले समय में मूल्य की गिरावट को सोचकर अपने शेयर्स पहले ही बेच देता है, लाभ अर्जित कर लेता है, और ऐसा करने से, सक्रिय होने से उसके सूचकांक गिर जाता है। और तेजड़िया यानी कि बुल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि आने वाले समय में हमारे शेयर्स और महंगे होंगे, तो सस्ते शेयर्स खरीद लेता है, शेयर जो है सस्ती दर पर खरीद लेता है, उसके बाद उस समय बेचता है जब लाभ कमाता है, और इसके सक्रिय होने पर शेयर बाजार में तेजी ऊपर चढ़ने लगती है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपने एक नाम सुना होगा गिल्ट एवं बाजार का। ठीक है, गिल्ट एवं बाजार क्या होता है, अर्थव्यवस्था में एक शब्द है आपका गिल्ट एवं बाजार। ये सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है, कभी कभी पूछ लेता है कि किससे संबंधित है। तो गिल्ट एवं बाजार जो है आपका सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई हमारी लगभग। अब कुछ समितियां हैं किस चीज़ से संबंधित है, पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक होती है आपकी स्वामीनाथन समिति, ये जनसंख्या नीति से संबंधित है। एक होती है राजा चलैया समिति, जो हमने पढ़ा था, इसको कर सुधार से संबंधित है, 1991 में आई थी। फिर सरकारिया समिति की बात करें, ये केंद्र राज्य संबंध में आई थी। महालनोबिस समिति, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तेंदुलकर समिति अभी हमने पीछे भी पढ़ी है कि तेंदुलकर समिति क्या है, ये गरीबी से संबंधित है, नहीं BPL मान सकते हैं। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, फिर नरसिम्हा समिति की बात करेंगे, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, कई बार पूछी जा चुकी है नरसिम्हा समिति। फिर रंगराजन समिति की बात करेंगे, ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। चलिए हम एक बार और समितियों को देख लेते हैं। तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है, राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, महालनोबिस जो है ये आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तेंदुलकर, यदि सुरेश तेंदुलकर कहीं कहीं लिखा जाता है तो इसको देख लीजिएगा, कहीं कहीं पर सुरेश तेंदुलकर भी लिखा होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सुरेश तेंदुलकर, कंफ्यूज मत होइएगा कि तेंदुलकर ये अलग की है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है ये गरीबी से संबंधित है। ठीक है, और नरसिम्हन समिति की बात करेंगे, बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हमने जब क्रांति पढ़ाई थी तो उसमें ये नहीं पढ़ाया था कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, तो उनको भी हम ले लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें लगभग आपकी कवर हो गई हैं, और एक मैराथन आपकी पड़ जाएगी। तो इन चीज़ों को देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं दूसरी स्लाइड पर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो कुछ क्रांति, चलिए वीडियो हमने पूरी बना दी थी लेकिन बीच में वीडियो कट गई थी, पता नहीं कैसे। तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं एक बार, तो देख लीजिएगा ध्यान से, फिर से एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं। तो बात करेंगे हम कुछ क्रांतियाँ हैं और किससे संबंधित है, इन चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं, तो वही चीज़ें हम आपके यहाँ पर बता रहे हैं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन। और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, तिलहन पीली क्रांति, तेल कैसा होता है, पीला होता है, तेल किससे संबंधित है, तिलहन से, तो ऐसे याद रखेंगे आप। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, इसको मत्स्य उत्पादन भी कह देते हैं। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है, उत्पादन से। मांस और टमाटर कैसा होता है, लाल होता है।
सुनहरी क्रांति बागवानी और फलों के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, ठीक है। और भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपकी अंडा और कुक्कुट पालन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। और रजत शाह क्रांति जो है आपकी कपास उत्पादन से संबंधित है। चलिए हम एक बार और देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर, सुनहरी क्रांति बागवानी, ठीक है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली, भूरी क्रांति उर्वरक, रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन और रजत शाह क्रांति आपका क्या है, कपास उत्पादन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आप ये बताएंगे जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के बारे में डिटेल आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, नामकरण किसने किया था, ठीक है, नाम किसने दिया था, नामकरण किसने दिया था, और बात करेंगे भारत में लाने का श्रेय किसे है और ईयर किस ईयर में भारत में लाया गया। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। और श्वेत क्रांति के बारे में बात करेंगे, इसके जनक कौन थे, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं कि वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो गया है और इसको एक मैराथन आपकी बना के डाल देंगे, तो उसको भी आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, एक ही साथ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और हम बात करेंगे, अब आपकी कल एक वीडियो आएगी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर्स मई की आएगी आपकी एक वीडियो, ठीक है। उसके बाद अब धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो आती रहेगी। बाकी जो हम लाते रहेंगे आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर्स, वही चीज़ें आएंगी। बस ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगे, अपने आप अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।